A very good afternoon, my dear student. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स इज द यूनिट ऑफ कैपिटल, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाता हूँ। XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, उसका कैपिटल है 10 लाख रुपीज़। उसका कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपीज़ का है कैपिटल है। अब XYZ ने डिसाइड किया कि जो मेरा कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ का, मुझे शेयर इशू करना है, ठीक है। तो मेरे शेयर की प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल एक शेयर की प्राइस होगी 10 रुपये। तो 10 लाख का जो कैपिटल है और जो फेस वैल्यू है शेयर्स की कितनी? 10 रुपये। तो कितना शेयर्स होगा इशू? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 10 यानी आपका कैपिटल कितना बनता है? 10 लाख। तो ये 1 लाख क्या हो गए? यूनिट हो जाएंगे आपके। ये 1 लाख क्या हो जाएंगे? शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? 1 लाख शेयर्स हो गए। अब 1 लाख शेयर्स में से फॉर एग्जांपल श्याम ने 100 शेयर परचेस किए। कितने शेयर परचेस किए? 100 शेयर परचेस किए। तो शेयर्स की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो शाम को 100 शेयर परचेस करने के लिए कितना कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा? 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा, 1000 रुपये देना होगा। तभी शाम क्या करेगा? ये 100 शेयर्स XYZ कंपनी के क्या कर सकता है? परचेस कर सकता है, ठीक है। सर ये शाम XYZ कंपनी के शेयर्स क्यों परचेस करेगा? फ्यूचर में उसको होप है कि कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी फ़ायदे में जाएगी और मेरा जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उनको क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल अब देखो शाम XYZ कंपनी का शेयर क्यों परचेस करेगा? शाम ने 100 शेयर परचेस किए XYZ कंपनी के। एक शेयर्स की कीमत कितनी है? 10 रुपये। अगर 100 शेयर उसने परचेस किए और उसकी कीमत 12 रुपये होती है, ठीक है, 12 रुपये होती है, 2 रुपये कीमत बढ़ती है। तो शाम को 100 शेयर्स गुना 12 करें तो अब शाम के शेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 1200 रुपये। यानी जो शेयर्स 1000 रुपये में परचेस किए थे, जो शेयर 1000 रुपये में परचेस किए थे उसकी कीमत अब कितनी हो गई? 1200 रुपये हो गई। यानी 200 रुपये के शेयर्स का 200 रुपये की कीमत बढ़ गई। तो शाम का कितने का फ़ायदा हुआ? 200 रुपये का हुआ। लेकिन कभी कभी शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद नुकसान भी होता है। तो ठीक है, अगर समझो नुकसान होता है, शेयर्स की कीमत 8 रुपये हो जाती है। 100 शेयर की कीमत कितनी होती है? 8। एक शेयर की कीमत 8 रुपये होती है। ऐसे कुल मिलाकर शाम के शेयर्स कितने? 100 है। तो 100 गुना 8, तो अब कितनी प्राइस हो जाएगी? उसकी कीमत हो जाएगी 800 रुपये। यानी जो शेयर्स 1000 रुपये में परचेस किए थे अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 800 रुपये हो गई। तो यहाँ पर शाम को नुकसान कितना हुआ? 200 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। अब ये शेयर्स परचेस किए जाते हैं 2 मार्केट में से, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 मार्केट है उसमें से शेयर्स परचेस किए जाते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे कहा जाता है BSE, ठीक है। ये कहाँ है? मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे। इसकी स्थापना हुई 1875 में और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर दिए वाला है, देखो 2,18,730 बिलियन
अब ये कब की तारीख, कब की, ये मई 2021, अभी फ्रेश है, लास्ट मंथ का है। ठीक है, अब देखो इसके नंबर ऑफ लिस्टिंग कितनी है, तो 5439, यानी 5439 इसके अंदर लिस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जिसके जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स का लिस्टिंग होती है। ठीक है, अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लीडिंग गवर्नमेंट ओन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लोकेटेड, ये भी कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ सम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। ये किसके अंडर आता है, सम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आता है। अब इसकी स्थापना कब हुई, 1992 में हुई, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन द कंट्री। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है, NSE है। NSE was the first exchange in the country to provide the modern and fully automated screen based electronic trading system। ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी तो सब BSE, NSE ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लिस्टिंग कितना है, 1952 यहाँ पर लिस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, आपने देखा कि BSE और NSE। अब हम देखने वाले कि कंपनी की लिस्टिंग क्यों की जाती है, कंपनी के लिस्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। ये देखो, कोई भी कंपनी को अगर मार्केट से पैसा उठाना है या शेयर इशू करना है तो उसके लिए सबसे पहले शेयर्स मार्केट के अंदर लिस्टिंग करना ज़रूरी होता है। उसकी प्रोसीजर है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 का जो कंपनी का कायदा है उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, कंपनी की लिस्टिंग करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ये देखो, इसके अंदर बोले वाला है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंपनी का जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, जो भी कंपनी का रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके अंदर मेंशन किया जाता है उसे कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो हर एक कंपनी, जो भी कंपनी फॉर्म होती है, जब भी कंपनी कोई फॉर्म होती है तो उसका क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है, तो ये हमारा देश उसी नियमावली के तहत, संविधान के तहत चलती है। तो वैसे ही कंपनी जब भी फॉर्म होती है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से चलती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक कंपनी बनाती है। ठीक है, बाहर के कंपनी लोगों को जो भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन कहाँ से मालूम होते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मालूम होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी उनकी इंटरनल, जो भी कंपनी के अंदरूनी कामकाज है, उसका जो भी रूल्स और रेगुलेशन होगा उसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद बोले वाला है कि प्रॉस्पेक्टस इशू करना। प्रॉस्पेक्टस यानी कंपनी का जो भी प्रॉस्पेक्टस है वो इशू करना कंपनी को ज़रूरी होता है कि उसके अंदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मेंशन होना ज़रूरी होता है। अब देखो, हम देखने वाले बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग और कंपनी। The listing means the formal admission of securities of a company to the trading platform of the exchange। कोई भी कंपनी को ट्रेडिंग करना है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना है, तो उसके लिए कंपनी की लिस्टिंग होना ज़रूरी होती है। कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आना है कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी का लिस्टिंग होना ज़रूरी है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ओकेजन फॉर द कंपनी इन द जर्नी ऑफ इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इनेबल्स अ
company to raise the capital while strengthening its structure and reputation. It provides the liquidity to investor and ensure the effective monitoring of a compliance of the issuer and trading of the securities in the interest of investor. कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना कैपिटल बढ़ाना है, अपना पोजीशन उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी को लिस्टिंग करना ज़रूरी होगा। अगर उसे स्टॉक एक्सचेंज में आना है तो उसके लिए कंपनी को अपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग करना ज़रूरी है। देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी। एक्सेस टू कैपिटल ग्रोथ, कंपनी क्या कर सकती है, अपना कैपिटल बढ़ा सकती है। द मोस्ट कंपनी रीच अ लेवल वेयर इन द एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड to fund the company's growth expansion plan. Going public is thereby a method of overcoming this constraint. By listing on a stock exchange, the company increases the shareholder base and enhance the credibility. जो भी कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर कंपनी लिस्टिंग करती है तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना कैपिटल क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, अपना कैपिटल बढ़ा सकती है, ठीक है। और जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है उसकी क्या होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। Enhance the visibility. Going public improve the company visibility, credibility among the institutions and the investing public due to the complying with the various regulatory norms and ensuring the transparency while conducting the operations. ये देखो इसके अंदर विजिबिलिटी भी होती है। कंपनी को जब भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी लिस्ट होती है तो उसको रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है उसकी अपनी एक अलग सी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिए वाला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स देखो लिस्टिंग द स्टिमुलेट लिक्विडिटी गिविंग द शेयर होल्डर द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इट अलाउज द शेयर होल्डर टू ट्रांजैक्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी शेयरिंग द रिस्क एज वेल एज द बेनिफिट फ्रॉम एनी इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। ये देखो शेयर से एक लिक्विडेट होता है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अपना किसी भी कंपनी से शेयर परचेस करता है तो वो परचेस करता है या उसे बेचना है तो वो कर सकता है। इमीडिएटली वो क्या होता है, लिक्विडेट फॉर्म में होता है। जो शेयर्स परचेस किए तो वो शेयर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे अकाउंट में आ जाते हैं और हमें अगर बेचना है तो हम इमीडिएटली उसे बेच भी सकते हैं और उसको हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लिक्विडिटी होती है, काफ़ी लिक्विडिटी है, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल। गोइंग पब्लिक इंक्रीजेज द विजिबिलिटी एंड इम्प्रूव द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पब्लिक का कंपनी की तरफ देखने का परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड होती है तो। ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी। लिस्टिंग ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी in overall the operation of the company. The board and management team of a listed company has accountability towards the shareholder. कंपनी अगर लिस्टेड रही तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसके एफिशिएंसी है हम ला सकते हैं। और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टीम है लिस्टेड कंपनी के होते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर। उनका जिम्मेदारी होती है रिपोर्टिंग करना टू द शेयर होल्डर। Further, listed companies also need to ensure the timely compliance by providing the information. जो टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज शेयर होल्डर एज अ ले डाउन इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट और एप्लीकेबल गाइडलाइन। तो ओवरऑल इसके अंदर जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है तो उसकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी होती है। अब ये राइट इशू क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज द एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। इन अ राइट issue offering each shareholder receive the right to purchase the pro rata allocation of the additional share at a specific price and within a specific period। ये देखो राइट इशू जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं
जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी परचेस किए वाले हैं, उनको कौन से शेयर मिलता है? राइट इशू शेयर्स दिया जाता है। राइट इशू यानी जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको एडिशनल परचेस के लिए नए शेयर्स दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है राइट इशू ऑफ द शेयर्स। अब देखेंगे यहाँ बोनस शेयर्स क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है। अ बोनस शेयर्स इज एन इशू offer given to an existing shareholder of the company to subscribe for an additional share instead of increasing the dividend payout. The company is offered to distribute the additional share to the shareholders. ये देखो हमने अभी देखा कि राइट इशू किससे किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन राइट इशू के समय कंपनी शेयर इशू करती है किसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, लेकिन वो शेयर की जो भी प्राइस है वो कंपनी को देना पड़ती है राइट इशू के अंदर। लेकिन बोनस शेयर्स के अंदर कंपनी क्या करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है, उनको वो फ्री में क्या करती है? बोनस शेयर्स देती है। ठीक है, आपको राइट इशू और बोनस शेयर्स के अंदर आपको क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। ठीक है, राइट इशू के अंदर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो शेयर देती है, लेकिन उनसे उनको राइट इशू के शेयर्स की प्राइस कंपनी को देना पड़ती है। लेकिन बोनस इशू के अंदर कंपनी क्या करती है? उनको बोनस बोल के वो शेयर्स दे देती है। अब हम देखते हैं कि अंडर राइटिंग किसे कहा जाता है। Underwriting services are provided by some large financial institutions such as the bank, insurance companies and investment houses, where they guarantee the payment in case of damage or financial loss and accept the financial risk for a liability arising from such a guarantee. An underwriting arrangement may be created in a number of situations, including the insurance, issue of securities in a public offering and bank lending, among the others. The person or institution that agree to sell a minimum number of securities to the companies for a commission is called underwriter. ये देखो शेयर मार्केट शेयर्स के इसमें अंडरराइटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू करना डिसाइड किया है। XYZ कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हमें मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करना है, पर XYZ कंपनी को डाउट है कि हम जितने शेयर इशू करेंगे तो वो मार्केट में पब्लिक उसका रिस्पांस देगी या नहीं देगी। ठीक है, तो उस समय XYZ कंपनी क्या करती है? एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है कि मार्केट में अगर हमारा शेयर्स को रिस्पांस नहीं मिला तो वो आपको रिस्क लेनी होगी। तो कोई भी बैंक हो या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करेगा? उस रिस्क को बियर करेगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करो, अगर मार्केट से रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो शेयर्स हम बाय कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करता है? अंडरराइटर कमीशन लेता है। तो अंडरराइटर का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। राइट इशू किसे कहते हैं, बोनस इशू किसे कहते हैं और अंडरराइटर किसे कहते हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी, आई होप। ठीक है, तो आज हमने देखा कि MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रूल्स और रेगुलेशन जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसे कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस है उसे कहा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आज हमने BSE क्या होता है, NSE क्या होता है, स्टॉक क्या होता है और राइट इशू किसे कहा जाता है, बोनस शेयर्स किसे कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, अंडरराइटर क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमने आज डिस्कस किया। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ये
सेशन यहाँ वाइंड अप करता हूँ।